नमस्कार, ये न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपके साथ मैं विकास ब्रजेश सक्सेना। आंदोलन, हिंसा, आगजनी और तख्ता पलट, नेपाल ने 5 दिन में वो सब कुछ देख लिया जो शायद नेपाल के इतिहास में उसने पहले कभी ना देखा हो। और इस सब के बाद आखिरकार पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश की पहली प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, महिला प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई। नेपाल में जहां सोशल मीडिया बैन और करप्शन को लेकर 8 सितंबर को जेनजीज ने प्रोटेस्ट शुरू किया था और अगले दिन देश में माहौल हिंसक हो गया था। संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर से लेकर काठमांडू के सिंह दरबार समेत सब कुछ जला दिया गया। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। 5 दिन के अंदर देश में एक नई व्यवस्था बनी और 12 सितंबर को देश की संसद भंग कर दी गई। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की वहां पहली प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने उनको राष्ट्रपति भवन में शपथ भी दिला दी है। जेनजीज ने नेता सरकार में शामिल नहीं हुए हैं, इसके पीछे कई वजह तलाशी जा रही हैं। दरअसल वो बाहर से ही सरकार का कामकाज देखेंगे। सुशीला कार्की का नाम प्रधानमंत्री के लिए 10 सितंबर को ही बढ़ाया गया था। जेनजीज ने प्रोटेस्ट के समर्थन करने वाले जो मेयर बालेन शाह थे उनका समर्थन भी किया था, लेकिन जेनजीज लीडर्स में सहमति नहीं बन पाई। फिर 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 73 साल की सुशीला के नाम पर जेनजीज एक मत हो गए, वो आपको आज हम बताने वाले हैं। उन्होंने किन शर्तों पर अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति दी और इसमें बालेन शाह की क्या भूमिका रही वो भी बताएंगे। जेनजीज के साथ 3 दौर की बातचीत कैसे पटरी पर आई वो अब बताते हैं। सबसे पहले नेपाल में 9 सितंबर को तख्ता पलट हुआ। दूसरे दिन आर्मी ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल ने जेनजीज प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया। इसके बाद आर्मी की निगरानी में ही नेपाल के अगले नेतृत्व और व्यवस्था को लेकर बातचीत शुरू हुई। पहले दौर की बातचीत 10 सितंबर को आर्मी हेडक्वार्टर में ही शुरू हुई थी। देश के मुखिया के लिए सुशीला कार्की का नाम तब बढ़ाया गया था। फिर 11 सितंबर को सेना और जेनजीज प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, वो भी आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही रखी गई। लेकिन यहां जेनजीज के अलग अलग गुट आपस में भिड़ गए और मतभेद जो है उनमें देखने को मिले। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन सकी अगले दिन। नेपाल के जर्नलिस्ट ये भी बताते हैं और वहां के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हुई कि जेनजीज प्रदर्शनकारियों का कोई लीडर ना होने की वजह से बातचीत पटरी पर नहीं बैठ पा रही थी। इसके बाद 16 सदस्यीय जेनजीज डेलीगेशन बनाया गया। इस डेलीगेशन के मेंबर काठमांडू के 16 अलग अलग इलाकों से चुने गए थे। तब जेनजीज के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, आगे बढ़ा। 12 सितंबर को आखिरी दौर की बातचीत हुई और राष्ट्रपति भवन में जेनजीज किन शर्तों के साथ सुशीला के नाम पर राजी हुए वो भी अब आपको बताते हैं। जेनजीज शुरू में सिर्फ बालेन शाह के बतौर पीएम उनको देखना चाहते थे, लेकिन वो अंतरिम सरकार में पीएम बनने को राजी नहीं थे। लिहाजा उन्होंने बालेन शाह की पसंद सुशीला कार्की के साथ जाने पर सहमति जताई। जेनजीज डेलीगेशन से जुड़े एक लीडर बताते हैं कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। इसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सरकार का हिस्सा नहीं होगा। इसके लिए भी कार्की के अलावा किसी और ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, क्योंकि सारे विभाग पीएम सुशीला कार्की के पास ही अभी होंगे। जेनजीज डेलीगेशन ने मांग रखी कि सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े फैसले लेने के लिए भी जेनजीज एडवाइजरी ग्रुप बनेगा। यह एडवाइजरी ग्रुप एक तरह के मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की तरह काम करेगा। इस तरह सरकार सुशीला कार्की के नाम की होगी, लेकिन पीछे से जेनजीज का एडवाइजरी ग्रुप फैसले लेने में सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुशीला को बालेन के एक तरफा समर्थन के पीछे की क्या वजह रही वो अब आपको बताते हैं। जेनजीज के लिए पीएम पद का सबसे चहेता और सबसे ज्यादा वायरल जो चेहरा था वो काठमांडू के मेयर बालेन शाह का था। पहले दिन से वो नेपाल के मौजूदा हालात में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने शुरू से ही साफ कर दिया था कि वो अंतरिम सरकार का जिम्मा नहीं संभालेंगे। बालेन 6 महीने बाद चुनाव के जरिए जनमत हासिल करके प्रधानमंत्री पद का जो दावेदारी है वो संभालने वाले हैं। बालेन को भी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनकी सारी बातें मान सके, जिन्हें जेनजीज भी पसंद उनको स्वीकार कर लें। अब सोर्स के मुताबिक ये भी खबर है कि नेपाल में भारत विरोधी राजनीति मशहूर है। सुशीला कार्की ने मीडिया को दिए कुछ इंटरव्यूज में, लेकिन
ये कहा कि भारत और पीएम मोदी के बारे में तारीफ भरे लहजे में उन्होंने बात की। इसकी वजह से जेनजीज प्रदर्शनकारियों का एक गुट उनके विरोध में उतर आया, लेकिन विरोध जल्द ही दब गया और सुशीला को जेनजीज नेताओं ने समर्थन हासिल कर दिया। वहीं अगले 6 महीनों में बालेन शाह जरूरत पड़ने पर पीएम सुशीला कार्की और जेनजीज एडवाइजरी ग्रुप को सलाह देंगे। बालेन का मकसद पर्दे के पीछे से अंतरिम सरकार चलाना और अगले 6 महीने तक चुनाव के लिए तैयारी करना है। वो 6 महीने बाद चुनाव लड़ेंगे और फिर मजबूत दावेदारी पेश कर सकेंगे, पीएम बनने की कोशिश भी करेंगे। अब नई सरकार कार्की के नेतृत्व में जो बनी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 5 दिन में इस जेनजीज के प्रदर्शन से नेपाल की तस्वीर जो बदली उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और इस नई सरकार के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में क्या खटास आएगी या और भी कुछ? दोनों के राजनयिक संबंध कैसे होंगे, इस पर कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। धन्यवाद।